हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि फर्स्ट टाइम मैं थोड़ा सा लाइव हुआ हूं, बट एक ऐप्स आता है OBS स्टूडियो करके, और उसी को थोड़ा मैं ट्रायल कर रहा हूं, चेक कर रहा हूं कि उससे मतलब क्या उससे बेनिफिट या नुकसान हो सकता है। उसी को मैं चेक करते हुए लाइव आया था और देखने के लिए कि मतलब क्वालिटी क्या है। और फिर भी आया हूँ लाइव, तो 2-3 बातें हैं जिसको आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। फर्स्ट चीज़ ये है कि जैसा प्रधान शिक्षक के बारे में सुन रहे हैं बार बार प्रधान शिक्षक के बारे में, एक बात मैं कहूँगा, आप लोग खुद एक पढ़े लिखे शिक्षक बनने जा रहे हैं और खुद आप सब ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, तो एक बार आप सबसे पहले प्रधान शिक्षक की जो वर्तमान की जो नियमावली है उसको एक बार ध्यान से पढ़िए थोड़ा सा आप लोग। और उसमें देखिए, जब भी कोई नियमावली बनती है तो क्लॉज 3 में डिफिनीशन दिया रहता है। डिफिनीशन मतलब परिभाषाएं, यानी कि इस नियमावली में क्या क्या परिभाषाओं का यूज़ किया जाएगा या उसका तात्पर्य क्या होगा, वो आपको दिया रहता है। तो आप देखिएगा उसमें कि एक दिया होगा उसमें कि TET और STET का डिफिनीशन। तो आप अगर प्रधान शिक्षक वाली नियमावली पढ़िएगा, यानी कि 1 से लेके 5 वाली नियमावली, या 1 से लेके 8 तक जो प्रधान शिक्षक की नियुक्ति होने वाली है, उस नियमावली को पढ़िएगा। उस नियमावली में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि TET का मतलब होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कंडक्ट किया जाता है 1 से 5 और 6 to 8 के टीचर के लिए। आप लोग जाके जरा इस नियमावली को पढ़िए, सब लोग इतने तो अच्छा जानकारी जरूर रखते हैं कि उसका मतलब जरूर समझ सकते हैं। और कुछ लोग आपको गुमराह कर रहे हैं कि STET भी शामिल होने जा रहा है प्रधान शिक्षक में, या शामिल हो सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग एक बार नियमावली का अध्ययन कर लीजिए। तो TET के बारे में लिखा हुआ है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो 1 से लेके 8 तक कंडक्ट कराई जाती है, उसकी बात हो रही है उसमें। और वैसे लोग जो हैं वो टीचर बन सकते हैं वहाँ प्रधान शिक्षक, ये बात कहा गया है। और अगर आप प्रधानाध्यापक की नियमावली पढ़िएगा, आई मीन टू से कि 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक, वहां भी TET ही लिखा हुआ है, लेकिन वहां जाके पढ़िए आप नियमावली में कि वहां दिया हुआ है TET का मतलब होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कंडक्ट किया गया हो 9th से लेके और 12th तक, यानी 9th 10th और 11th 12th के लिए जो TET कंडक्ट कराया गया है, उसमें जो पास कैंडिडेट हैं वो लोग भरेंगे। लेकिन जो प्रधानाध्यापक वाली नियमावली है उसमें प्राइवेट स्कूल वालों को भी अलाउ करा गया है, लेकिन जो प्रधान शिक्षक वाली जो नियमावली है उसमें प्राइवेट स्कूल वालों को अलाउ नहीं किया गया है। तो इसी को लेकर मैंने बताया था कि ये हम लोग करवा सकते हैं इसको, कि जो प्राइवेट स्कूल में भी जो पढ़ा रहे हैं उनको ही मौका मिले। लेकिन पूरी तरह से एक्सपीरियंस खत्म कराना ये संभव नहीं है। जो लोग भी ऐसा कह रहे हैं वो समझिए कि जस्ट आपको बरगला रहे हैं और कुछ भी नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। और ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब प्रैक्टिकली, तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप देख रहे हैं कि जो केस चल रहा है टेट स्टेट उत्तर नियोजित शिक्षक संघ का केस हुआ था, उसमें कोर्ट ने अलाउ तो कर दिया है एग्जाम में बैठने के लिए उन सारे शिक्षकों को। तो आप भी कंडीशन तो ये देना ही पड़ेगा कि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सारी अर्हता रखते हैं। वो जब बाद में जब कोर्ट उसको शिथिल करेगी वो दूसरी बात है। लेकिन TET का मतलब है कि 1 से लेके 8 तक जो TET है वो प्रधान शिक्षक के रूप में एलिजिबल होंगे। आप जाके एक बार नियमावली सब लोग देखिए। और STET के बारे में जो दिया गया है वो प्रधानाध्यापक के लिए दिया गया है, और ऑलरेडी वहाँ प्राइवेट वालों को अलाउ किया गया है, लेकिन वहाँ कंडीशन कुछ ऐसा लगाया गया है। पहला कि अकाउंट में सैलरी आना चाहिए, दूसरा कि आपको जो भी प्रधान शिक्षक बनेंगे उनको STET यानी कि 9 से 10th 11 12 का जो STET हुआ था 2011-12 में, जो भी उसका जो है वो लोग क्वालिफाइड होने चाहिए, इस सेंस में दिया गया है। तो आप ये मत समझिए कि जो लोग STET पास हैं वो लोग प्रधान शिक्षक में आ जाएंगे। बहुत लोग आपको गुमराह करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। एक बार जाके आप लोग खुद नियमावली पढ़िए, सारा वेबसाइट पे, शिक्षा विभाग की वेबसाइट पे सारा ये चीज़ उपलब्ध है, इस कहने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। सेकंड जो चीज़ है, स्टेट केस के बारे में बार बार आप लोग पूछते हैं। स्टेट केस को हम लोग को बहुत दिन पहले ही मेंशन कराया था, मैंने बताया भी था कि बेंच में भी मेंशन हम लोगों ने कराया था, अलाउ भी हुआ, लेकिन इतना लंबा डेट मिला कि हम आपसे क्या साझा करें।
वो अब 23-24 नवंबर को डेट दिया गया है। लेकिन हमें उम्मीद है कि अभी जैसे हाई कोर्ट में 8-9 जजों की नियुक्ति हुई है, तो उम्मीद करते हैं कि उन 9 जजों की जो नियुक्ति हुई है तो जल्दी से जल्दी केस की सुनवाई हो सकता है कि हमारा केस जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब जज आते हैं नया तो पुराना जो केस अगर किसी बेंच में है तो वो डिस्ट्रीब्यूट भी होता है। तो इट में भी पॉसिबिलिटी कि हमारा केस डिस्ट्रीब्यूट होकर दूसरे बेंच में भी जा पॉसिबल हो सकता है। लेकिन कुछ लोग जो लोग इंटरवेन कर रहे हैं शायद उनको पता नहीं है, आके सोशल मीडिया पर चिल्लाते हैं वैसे, जबकि उनको इतनी भी पता नहीं है कि हमारा केस का मेंशनिंग अलाउड भी है और इतने तारीख का डेट भी मिला हुआ है। और तब वो लोग कहते हैं कि सब चीज़ हमें जानकारी रखते हैं, हम लोग मेंशन नहीं करा रहे हैं। आप पता तो करो, पहले पता करना तो कम से कम अपना सोर्स इतना जरूर रखो कि पता कर लो कि क्या कहाँ मेंशन हुआ है, कब अलाउड हुआ है, कब का डेट दिया गया है। तो अब 24 नवंबर डेट है, बट हम समझते हैं कि उतना लेट, बहुत ज़्यादा लेट ऐसे ही है, इसलिए हमने शेयर नहीं किया आप लोगों से कि क्या आप लोग से शेयर करें कि 24 नवंबर क्या डेट फिक्स हुआ है। इसलिए हमने कहा कि अभी चल रहा है प्रयास, हम लोग जारी रखे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि जो केस है अगर कहीं दूसरे बेंच में चला गया तो पॉसिबिलिटी है कि उसके पहले भी हमारे केस की सुनवाई हो सकती है। भगवान से प्रार्थना करिए कि अगर दूसरे बेंच में जाए तो जल्दी भी सुनवाई हो सकती है हमारे केस की। और छठा चरण की बहाली प्रक्रिया का आपने देखा ही है क्या हाल बना रखा है सरकार ने, बार बार डेट पे डेट दिए जा रहे हैं। आपने देखा भी होगा, लास्ट में मैंने एक बिहार तक पे इस बातों को भी रखा था कि सरकार एक डेडलाइन दे, एक टाइम निर्धारित कर दे कि आखिर छठा चरण का जो प्रोसेस है वो कब कंप्लीट होगा, क्योंकि जब तक छठा चरण कंप्लीट नहीं होगा 7वां चरण स्टार्ट नहीं होगा। तो सरकार का ये प्रोग्राम ऐसा ही लग रहा है हमको कि जानबूझ के छठा चरण को डिले करो, तो 7वां चरण करने की नौबत ही नहीं है। हमें तो ऐसा ही कुछ फील हो रहा है। अब देखिए आगे में कुछ और सरकार अगर अच्छा सोचती है हम लोग के लिए तो अच्छा बात है। तो कहना यही है कि टीईटी और एसटीईटी का अंतर समझ लीजिए। टीईटी जो कंडक्ट होता है 1 से 8 तक के लिए होता है और एसटीईटी जो होता है 9th, 10th, 11th, 12th के लिए होता है। जो प्रधानाध्यापक हैं वहाँ पे 9th, 10th, 11th, 12th का एसटीईटी मांगा गया है और जो प्रधान शिक्षक है वहाँ पे आपको 1 से लेके 8 तक का टीईटी मांगा गया है। हो सकता है कि बहुत लोग को ये अच्छा नहीं भी लगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आपके कर्ण प्रिय चीज़ें हैं वही मैं आपको बताऊं कि हाँ जो आपको अच्छा लगता है वो मैं आपको बताऊंगा। मैं वही बताऊंगा जो सत्य होगा और जो हमें जानकारी मिलेगी। आपको खुश रखने के लिए हम सही ऐसा नहीं हुआ कि गलत बात आपको बता दें। अगर केस की सुनवाई होने का डेट मिलेगा तो आपको सबको पता चलेगा। और टीईटी और एसटीईटी में क्या अंतर है जरा एक बार देख लीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि एसटीईटी में जितने लोग पास हैं सब लोग को प्रधान शिक्षक में मौका मिले, तो एक बार जाके आप नियमावली को तो पढ़ देखिए कि टीईटी क्या है, एसटीईटी क्या है। दोनों में डिफ्रेंशिएट किया गया है, खुद नियमावली में डिफ्रेंशिएट किया गया है कि जो लोग एसटीईटी हैं वो लोग 9th, 10th, 11th, 12th में प्रिंसिपल बनने के योग्य हैं, ये लिखा हुआ है। और जो लोग 1 से 8 तक टीईटी हैं वो 1 से लेके 8 तक वाले में नियमतः योग्य हैं, जैसा नियम कानून हमारा बनाया गया है। अब इस पे हम लोग चैलेंज भी अगर कर रहे हैं तो चैलेंज हम लोग किस ग्राउंड पे करेंगे? हमने बताया भी था कि हम लोग प्राइवेट स्कूल वाले को अलाउ किया जाए, इस ग्राउंड पे चैलेंज कर सकते हैं। हम लोग कहें कि हटा दीजिए, एक्सपीरियंस पूरा 0 कर दीजिए, तो वैसा पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल तब होगा जब कोर्ट में जैसा भी सुनवाई चल रहा है केस का कि 2012 के बाद ही टीईटी वाले लोग का अपॉइंटमेंट हुआ है, तो इस आधार पे कहीं कुछ हो इस तरह का कि सरकार को निर्देश कोर्ट दे दे कि हाँ सब लोग को दीजिए मौका। लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। और प्रैक्टिकली इस चीज़ को समाप्त करवा देना कि हाँ मतलब जो चल रहा है प्रक्रिया, उस प्रक्रिया में एक्सपीरियंस को ही हटवा दीजिए पूरी तरह से, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये प्रैक्टिकली करना पॉसिबल नहीं है। तो जितने भी अभ्यर्थी है एसटीईटी के वो लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप अगर एलिजिबल होइएगा अभी तो प्रधानाध्यापक के एलिजिबल होइएगा, और आप एलिजिबल हैं भी देखा जाए तो, बिकॉज कि अगर आपके पास उतना एक्सपीरियंस है जितना मांगा गया है तो आप एलिजिबल हैं, भरिए। लेकिन वहाँ पे जो कंडीशन डाला गया है वेतन की शर्तों को, वो आप चैलेंज कर सकते हैं कि वेतन वहाँ पे दिया गया है क्या कि जो बीएससीबी और सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ा रहे हैं उनका सैलरी जो है उनके अकाउंट में आना चाहिए। तो बहुत सारे स्कूल्स ऐसे भी हैं जो बीएससीबी से मान्यता प्राप्त हैं लेकिन सैलरी वो अकाउंट में न दे के कैश देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन और चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना संभव नहीं है। इसलिए जो चीज़ फैक्ट बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और उम्मीद करिए कि जल्द से जल्द हमारे केस की सुनवाई हो जाए, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमारा केस दूसरे बेंच में ट्रांसफ़र हो जाए। धन्यवाद साथियों।